नमस्कार दोस्तों। इस चैप्टर में हम जानेंगे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के किनारे हमारे इंडिया में स्थित है। साथ ही इस चैप्टर में हम जानेंगे वाटरफॉल्स, फ्लड प्लेन्स और रिवर वैलीज का निर्माण कैसे होता है। ये सभी फेलुवियल प्रोसेस के द्वारा होता है। फेलुवियल प्रोसेस क्या होती है? रनिंग वाटर के द्वारा तीन प्रोसेसेस होती है मेनली। रनिंग वाटर क्या होता है? नदी का जो पानी है ना हमारा। अब नदी में पानी या तो मेनली आएगा बारिश के कारण या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण। तो ये पानी जब बहता है तो तीन टाइप की प्रोसेस क्रिएट होती है इसमें। फर्स्ट होती है इरोजनल प्रोसेस, सेकंड ट्रांसपोर्टेशन एंड थर्ड डिपोजिशनल प्रोसेस, जिनके कारण अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है फेलुवियल प्रोसेस एंड लैंडफॉर्म्स। मतलब स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय रनिंग वाटर। नदियों के पानी के द्वारा जो प्रोसेस होती है उनको बोलते हैं फेलुवियल प्रोसेस, और इन प्रोसेस के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको बोलते हैं फेलुवियल लैंडफॉर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। अभी हम जानेंगे ड्रेनेज बेसिन के बारे में। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? नदी का निर्माण कैसे होता है? मेनली ये देखिए, पहाड़ है, मान लो बारिश के कारण पहाड़ के ऊपर से पानी बहता हुआ नीचे आ रहा है, तो वो एक स्ट्रीम टाइप बना लेगा, नाला टाइप। और ऐसे कई नाले मिलके लास्ट में एक मेन स्ट्रीम का निर्माण कर देते हैं, जो नदी का निर्माण करता है, जिससे नदी का निर्माण होता है। मेन स्ट्रीम होगी मतलब अलग अलग छोटी छोटी स्ट्रीम्स जुड़ के एक मेन स्ट्रीम का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। तो ड्रेनेज बेसिन इज ए फंडामेंटल लैंडस्केप यूनिट होती है ये, जिसमें कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रहता है। मतलब अलग अलग नाले टाइप बनते रहते हैं और वो आपस में कलेक्ट होकर एक मेन स्ट्रीम का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। ड्रेनेज बेसिन के पैटर्न यहाँ पे 6 टाइप के बताए गए हैं। तो कौन कौन से पैटर्न, एक बार उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा डेंड्राइट। डेंड्राइट क्या होता है? तो मान लो एक मेन स्ट्रीम चल रही है। अब मेन स्ट्रीम चलेगी तो उसके बाद में उसकी सब स्ट्रीम्स भी बनने लग जाती है, और अगर ये सब स्ट्रीम्स इरेगुलर वेज में बनती है तो उसको बोलते हैं डेंड्राइट। सेकंड हो गया हमारा पैरेलल। पैरेलल ड्रेनेज बेसिन क्या होते हैं? जिसमें तीन चार स्ट्रीम्स आपस में पैरेलल रूप में चल रही हो, ठीक है, उसको बोलते हैं पैरेलल ड्रेनेज बेसिन। ट्रिलिस आ गया हमारा नेक्स्ट। ट्रिलिस में क्या रहता है? मेन स्ट्रीम चल रही है, उसकी सब स्ट्रीम निकलने लग जाएगी, और जो सब स्ट्रीम्स निकलेगी वो राइट एंगल पे निकलेगी हमेशा। वो नदी जो बैंड होगी ना, वो राइट एंगल पे बैंड होगी, उसको बोलते हैं ट्रिलिस। फोर्थ वन है हमारा रेडियल। रेडियल में क्या रहते हैं? कोई पहाड़ है, अब पहाड़ के ऊपर पानी गिर रहा है तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है सभी, जैसे कि स्पोक ऑफ व्हील्स होती है, मतलब पहिए की ताड़ी रहती है, इसी तरीके से अलग अलग स्ट्रीम्स डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो वो गया हमारा रेडियल ड्रेनेज बेसिन। ई में आ रहा है हमारा रेक्टेंगुलर, जिसमें मेन स्ट्रीम जो रहती है वो रेक्टेंगल पे बैंड हो, उसको रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बेसिन बोला जाएगा। लास्ट वन है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल क्या होता है? तीन चार पहाड़ है, उनके बीच में एक वैली टाइप है, तो अगर उन सभी से पानी कलेक्ट हो के उस एक सेंटर में कलेक्ट हो रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज बेसिन। मतलब आसपास का सारा पानी वहीं पे आके इकट्ठा हो रहा हो। तो ड्रेनेज बेसिन हमारे यहाँ पे 6 टाइप के हो गए। तो ड्रेनेज बेसिन के एक बार फिर से डेफिनेशन देख लेते हैं हम। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? नदी बनने के मेनली दो रीजन रहेंगे, या तो बारिश से आएगी या फिर ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण। तो जब लार्ज अमाउंट में वाटर आएगा तो पहले वाटर छोटे छोटे नाले टाइप में बनाता है, और उसके बाद में ये छोटे छोटे नाले आपस में मिलकर एक बड़ी स्ट्रीम्स बनाते हैं, जिसको हम ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। तो उस मेन स्ट्रीम के मूवमेंट के आधार पर अलग अलग क्लासीफाई किए गए हैं ड्रेनेज बेसिन के पैटर्न। जो हमारे डेंड्राइट देख लिया हमने, जो इरेगुलर वे में टूट जाएगी वो मेन स्ट्रीम। पैरेलल मतलब पांच छह स्ट्रीम पैरेलल चल रही है तो पैरेलल ड्रेनेज बेसिन हो गया। ट्रिलीज अगर वो 90 डिग्री पे बैंड हो रही है। रेडियल, जिसमें पहाड़ टाइप है और उससे चारों दिशाओं में स्ट्रीम्स बह रही है। रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर पे मुड़ रहा है तो रेक्टेंगुलर ड्रेनेज बेसिन हो गए हमारे। एंड सेंट्रीपिटल, जिसमें एक वैली टाइप में आके पानी इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, उन सबको बोलते हैं ड्रेनेज बेसिन। चलिए आगे देखते हैं। अभी तक हमने जाना कि मेन स्ट्रीम कैसे बनती है। अभी हम देखेंगे कि वाटर फ्लो कैसे होता है। मेन स्ट्रीम बन गई तो उनमें कितने टाइप के वाटर फ्लोज होते हैं, मतलब कितने टाइप से वाटर बहता है। तो ये डिपेंड करता है, जो वेलोसिटी रहती है हमारी रिवर की वो डिपेंड करती है स्लोप और रफनेस ऑफ द चैनल। स्लोप मतलब जहाँ से पानी बह के आ रहा है, तो किस टाइप का स्लोप है, स्लोप ज़्यादा है या कम है। दूसरा, जिस प्लेन के ऊपर पानी बह रहा है उसकी रफनेस कैसी है। इन दोनों चीज़ों के ऊपर वाटर फ्लो डिपेंड करता है। तो मेनली ये वाटर फ्लो तीन टाइप में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला होता है लेमिनार फ्लो, सेकंड टर्बुलेंट एंड थर्ड हेलिकोइडल। तो लेमिनार फ्लो क्या रहता है? जिसमें वाटर एकदम स्मूथ रूप से चलेगा, जितनी स्पीड अपर सरफेस ऑफ वाटर में रहेगी उतनी स्पीड नीचे ही वाटर की सरफेस में रहेगी, ठीक है, उसको बोलते हैं लेमिनार फ्लो, मतलब स्मूथ टाइप चलता है जो। टर्बुलेंट फ्लो क्या रहता है? इसमें अलग अलग लेयर्स में अलग अलग वेलोसिटी रहती है, अलग अलग पॉइंट पे वाटर की अलग अलग वेलोसिटी रहेगी। वाटर का फ्लो ऊपरली सरफेस पे ज्यादा रहता है, कई बार निचली पे ज्यादा सॉरी ऊपरली सरफेस पे वाटर फ्लो कम रहेगा, नीचे पानी का मूवमेंट ज्यादा रहेगा, नीचे वाली जो सरफेस रहेगी उसमें। इनमें डूबने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। थर्ड होता है हेलिकोइडल। हेलिकोइडल वाटर फ्लो क्या होता है? जब कोई घुमाव, नदी जब घुमाव लेती है, घूमती है, तो उसमें वाटर भी उसी रूप से मूवमेंट करते हुए हेलिकल शेप में मूवमेंट करता है, तो इस फ्लो को बोलते हैं हेलिकोइडल। तो तीन टाइप के फ्लो हो गए हमारे, लेमिनार, टर्बुलेंट एंड हेलिकोइडल। तो लेमिनार में क्या हो गया? वो स्मूथ टाइप का फ्लो रहता है, जितना अपर सरफेस में उसकी वेलोसिटी रहेगी नदी की, उतनी ही नदी की गहराई में भी पानी की सेम वेलोसिटी से बहेगा वो, ठीक है। टर्बुलेंट में जितना नदी के सरफेस का ऊपर वाला पानी दिख रहा है आपको स्पीड में, नीचे वाला पानी जितनी गहराई में जाओगे वैसे वैसे पानी की स्पीड बढ़ती रहेगी और पानी का मूवमेंट नीचे ज्यादा रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। थर्ड वन हो गया हमारा हेलिकोइडल। हेलिकोइडल क्या रहता है? उसमें अगर नदी घुमावदार हो रही है तो पानी का मूवमेंट भी वैसे ही हेलिकल शेप में, घुमावदार शेप में रहेगा, उसको बोलते हैं हेलिकोइडल फ्लो। तो यहाँ पे फ्लो तीन टाइप के हो गए नदी के, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जान लिया कि सबसे पहले हमने देखा था कि मेन स्ट्रीम कैसे बनती है, अलग अलग सब स्ट्रीम्स के मिलने से मेन स्ट्रीम बन रही है, और मेन स्ट्रीम के मिलने के बाद में जो फ्लो होता है वो कितने टाइप का रहता है नदी में, तीन टाइप का फ्लो होता है, जो इसमें हमने जाना है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जब पानी लगातार बहता है तो अपने साथ वो आसपास का जो रॉक मटेरियल रहता है उसका कटाव करते हुए अपने साथ लेके जाता है। इसको बोलते हैं हम इरोजनल प्रोसेस, ठीक है। तो फेलुवियल इरोजनल प्रोसेस क्या होती है? इट इज ग्रेजुअली रिमूव ऑफ रॉक मटेरियल फ्रॉम द रिवर बैंक, मतलब नदी के किनारे से रॉक मटेरियल का वहां से हटाना, ठीक है।
नदी के द्वारा, वो होता है हमारा इरोजनल प्रोसेस। इरोजनल प्रोसेस में फर्दर सब प्रोसेस काम करती है, अलग अलग टाइप की प्रोसेस होती है जो काम करती है, जिनके कारण मिट्टी का कटाव होता है। तो कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो इरोजनल वाली, ये फर्दर 5 टाइप की प्रोसेस यहाँ पे बताई गई है। स्टार्टिंग करते हैं हम हाइड्रोलिक एक्शन से। हाइड्रोलिक एक्शन क्या रहता है, पानी जब स्पीड से आता है तो वो रॉक मटेरियल के साथ टकराता है। रॉक मटेरियल के साथ टकराने के बाद में रॉक मटेरियल को वहां से डिसलोकेट कर देता है, जिससे रॉक मटेरियल का कटाव हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक एक्शन, मतलब पानी के द्वारा फोर्स लगा के रॉक मटेरियल को वहां से हटाना। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारा एब्रेशन। एब्रेशन क्या होता है, पानी जब बहता रहता है नदी में तो उसमें अंदर नीचे रॉक मटेरियल के जो पार्टिकल रहते हैं छोटे छोटे बड़े बड़े, वो फर्दर तो नदी के बहाव के साथ जो रॉक मटेरियल चल रहे हैं वो आसपास की चट्टानों से टकराते हैं, जिसको एब्रेशन एक्शन बोला जाता है। मतलब पानी के अंदर जो चट्टानें हैं वो जब टकराती है दूसरी चट्टानों से, तब जो कटाव होता है उसको एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, स्पेशल टाइप की जो रॉक्स रहती है हमारी लाइमस्टोन से बनी हुई है, वो पानी के साथ लाइमस्टोन या जिप्सम या फिर रॉक साल्ट जो रहता है वो पानी के साथ रिएक्शन करके और उसमें घुल के कटाव हो जाता है उसका। ठीक है, सॉल्यूशन टाइप बन जाता है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोरोजन। ठीक है, तो ये भी कटाव की प्रोसेस हो गई हमारी। एड्रेशन क्या होता है, जब काफी चट्टाने अंदर पानी में रॉक मेटल टूट टूट के अंदर पानी के साथ बहता रहता है तो आपस में भी टकराव होता रहता है उनका पानी के बहाव के कारण, जिसके कारण वो बड़े साइज से छोटे साइज में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिसको एट्रेशन बोलते हैं। इवोर्जन क्या होता है, काफी हाइट के ऊपर से जब पानी नीचे गिरता है तो नीचे कटाव करता है, जहां पे पोर टाइप की शेप बन जाती है, प्याली टाइप की, जिसको इवोर्जन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारी इवोर्जन प्रोसेस हो गई। 5 टाइप की प्रोसेस हमने बताई। हाइड्रोलिक एक्शन जब पानी के द्वारा कटाव होता है, एब्रेशन पानी के अंदर जो चट्टाने बह रही है अगर वो टकराती है बाहर की चट्टानों से, एब्रेशन। कोरोजन सॉल्यूशन बनता है लाइमस्टोन जिप्सम या फिर रॉक साल्ट वाली चट्टानों के साथ पानी रिएक्ट करता है तो उसको कोरोजन बोलते हैं। एट्रेशन बड़े बड़े पार्टिकल का छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होना आपस में टकराने के कारण। एंड इवोर्जन लास्ट हो गया, काफी हाइट से पानी गिर रहा है तो वहां पे कटाव करते पॉट होल्स टाइप निर्माण कर रहा है लैंडफॉर्म से। ठीक है, अभी देखते हैं, ये तो हमारे वो एक्शंस हो गए जिनके कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है। अभी हम जानेंगे कि मिट्टी के कटाव होने के कारण वहां पे लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहा है एक टाइप का, जिसको फेलुवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स का नाम दिया जाता है। तो कितने टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो सकते हैं मिट्टी के कटाव होने के कारण, मेनली 6 टाइप के यहाँ पे हम जानेंगे फेलुवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम। फेलुवियल इरोजन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, फेलुवियल इरोजन प्रोसेस के कारण या इरोजनल प्रोसेस के कारण मिट्टी का कटाव हो जाता है, जिसके कारण वहां पे जो लैंडफॉर्म्स नया क्रिएट हो रहा है उसको फेलुवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स का नाम दिया गया है। 6 टाइप के होते हैं, एक एक करके जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहला हमारा रिल्स एंड गलीज। रिल्स एंड गलीज क्या होती है, पहाड़ों के ऊपर जब बरसात होती है तो वो कटाव करती है वहां पे चट्टानों में, तो कटाव करने के कारण वहां पे नाली टाइप की शेप बन जाती है, नाली गली टाइप की पतली शेप बन जाती है, जिससे पानी बहता रहता है लगातार। ठीक है, इनको रिल्स एंड गलीज कहते हैं, जिनकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती, थोड़ी डेप्थ रहती है, उनको रिल्स एंड गलीज का नाम दिया गया है। और फर्दर देखते हैं हम, रिल्स और गलीज की डेप्थ अगर बढ़ जाए वहां पे तो वो वी शेप की वहां पे वैली टाइप बन जाएगी, जिनको वी शेप्ड वैली का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये फर्दर प्रोसेस हो गई रिल्स एंड गलीज की बाद में। ठीक है, एडवांस रूप हो गया, मतलब ये रिल्स एंड गलीज का जो वी शेप की वैली है दूसरे नंबर पे, ये रिल्स एंड गलीज से जनरेट होती है जब ज्यादा कटाव हो जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जॉर्ज। जॉर्ज क्या होता है, जॉर्ज जब दो पहाड़ है वे आपस में आके नीचे मिल रहे हैं तो वहां पे वैली टाइप जो बन रही है, वैली जो रहती है हमारी दो पहाड़ों के बीच की जो जगह है जिसमें नदी टाइप बन जाएगी। ठीक है, उनको जॉर्ज का नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैनोन। कैनोन क्या होता है, जब जॉर्ज में क्या है स्मॉल अमाउंट में पानी बहता है, अगर ये लार्ज अमाउंट में पानी हो गया तो उसको हम कैनोन का नाम दे देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा वाटरफॉल्स। क्या होते हैं, रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स। जब ज्यादा हाइट से पहाड़ों से पानी गिरता है तो नीचे कटाव ज्यादा करता है। ठीक है, तो काफी हाइट से पानी का नीचे गिरना वो वाटरफॉल होता है मेनली, ये तो आप जानते ही होंगे। पोर्ट होल्स आता है, काफी हाइट से पानी गिर रहा है तो नीचे प्याले टाइप की से बनाते हैं पोर्ट टाइप की, जिनको पोर्ट होल्स का नाम दिया गया है। तो ये अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं इरोजन के कारण। ठीक है, हिल्स एंड गलीज ये नाली टाइप की हो गई, अगर इनका ज्यादा कटाव हो जाए तो वी से पहले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी से पहले से पानी बहते हुए नीचे दो पहाड़ जहां पे मिलते हैं आपस में वहां पे नदी टाइप बन रही है तो उसको जॉर्ज बोल देंगे। अगर यहाँ पे लार्ज अमाउंट में पानी हो गया तो इनको कैनोन का नाम दे दिया जाता है। काफी हाइट से पानी गिर रहा है तो वाटरफॉल हो गया। और लास्ट में हमारा पोर्ट होल्स क्या है, ज्यादा प्रेशर के कारण पानी गिरने से पोर्ट टाइप की शेप के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि फेलुवियल इरोजनल प्रोसेस क्या होती है, पानी के कारण रिवर बैंक के जो किनारे, रिवर बैंक जो रहता है वहां पे रॉक मेटल के कटाव होने को इरोजनल प्रोसेस बोलते हैं, और इस प्रोसेस के कारण जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होते हैं उनको इरोजनल लैंडफॉर्म्स कहा जाता है। कौन कौन सी प्रोसेस होती है वो यहाँ पे हमने जान लिया, हाइड्रोलिक एक्शन, कोरोजन, एब्रेशन, सैचुरेशन एंड इवर्जन। और साथ ही हमने यहाँ पे जान लिया है कि फेलुवियल इरोजनल लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के होते हैं, रिल्स एंड गलीज, वी शेप, जॉर्ज, कैनन, रैपिड एंड वाटरफॉल्स, और लास्ट में हमने जाना पोर्ट होल्स एंड प्लंज पोल्स। ठीक है, हाँ जी, चलिए अभी हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड के बारे में, देखते हैं आगे चलते हैं। अभी तक हमने जाना इरोजनल प्रोसेस के बारे में। अब इरोजन होने के बाद में वो मटेरियल पानी अपने साथ बहा के आके लेके जाता है, जिसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। तो आफ्टर इरोजन जो प्रोसेस फॉरवर्ड करती है मटेरियल को आगे ले जाने के लिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस का नाम दिया गया है। ट्रांसपोर्टेशन मेनली दो चीज पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम ऑफ वाटर पे, मतलब पानी कितने अमाउंट में है, और वेलोसिटी ऑफ वाटर पे, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। जितना वॉल्यूम ज्यादा रहेगा उतना ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा, वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी ट्रांसपोर्टेशन भी उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, 4 टाइप के ट्रांसपोर्टेशन बताए गए हैं। सबसे पहला हमारा सोल्यूशन, लाइमस्टोन, जिप्सम या रॉक साल्ट टाइप की जो चट्टानें हैं वो पानी में घुल जाती है, उसमें पता नहीं चलता कि ये उसको लेके जा रहा है, और वो घुल जाती है, उसके बाद में पानी अपने साथ बाकी उसको ले जाता है। ठीक है, उसको बोल देते हैं हम सॉल्यूशन। सस्पेंशन क्या होता है, कंप्लीट रूप से वो घुल नहीं पाती उसमें, लेकिन वो पानी के मूवमेंट के कारण वो उसके साथ आगे बढ़ती जाती है और उसको ट्रांसपोर्ट करके वो लेके जाता है। इसमें गिलाया टाइप पानी आपको दिखेगा, मिट्टी जैसे उसमें मिक्स हो रखी हो। ठीक है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस। ट्रैकेशन क्या होती है, इसमें साइज का पार्टिकल थोड़ा बड़ा रहता है, रोक रोक के साइज का पार्टिकल
रॉक पार्टिकल का जो साइज रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है, तो लुढ़काते लुढ़काते आगे लेके जाती है जिसको पानी, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ट्रैकेशन, मतलब लुढ़काते हुए लेके जाएगा आगे, ठीक है। साल्टेशन क्या हो गया, एक जगह से पानी उठाया मटेरियल को, दूसरी थोड़ी आगे जाके डिपॉजिट कर देगा, फिर वहां से उठाएगा फिर आगे जाके डिपॉजिट कर देगा, इसको बोलते हैं हम साल्टेशन, ठीक है। तो हमारी 4 टाइप की जो प्रोसेस होगी जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें बताई गई है यहाँ पे। अभी हम देखेंगे सॉरी डिपोजिशन। अब आगे चलने के बाद पानी की स्पीड कम होती जाती है, ठीक है। तो पानी की स्पीड कम होने के कारण जो मटेरियल उसने अपने साथ में ट्रांसपोर्ट करके ला रहा है वो कहीं ना कहीं उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको डिपोजिशन प्रोसेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो अभी हम आगे देखेंगे कि डिपोजिशन प्रोसेस के कारण किस किस टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। स्लाइड में हम जानेंगे मेनली फेलुवियल डिपोजिशन लैंडफॉर्म के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन करने के बाद पानी की लिमिट तक चला जाता है, उसके बाद वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता, उसकी स्पीड हो जाती है कम। स्पीड कम होने के बाद में वो उसको डिपॉजिट करने लग जाता है मटेरियल को, जिसके कारण नए लैंडफॉर्म्स का जन्म होता है, जिनको डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का नाम दिया गया है। तो डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स मेनली 4 टाइप के होते हैं, एक एक करके जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहला हो गया हमारा एलुवियल फैन लैंडफॉर्म। एलुवियल फैन लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं, ये कौन टाइप के लैंडफॉर्म्स रहते हैं, कौन शेप रहती है इनकी कौन टाइप में, और नदी के किनारे में आसपास में कौन टाइप में मिट्टी जमा होने लग जाती है, उनको एलुवियल फैन लैंडफॉर्म का नाम दिया गया है, ठीक है। रिवर ट्रेंसिस क्या होती है, अगर फ्लैट टाइप से अगर नदी के दोनों किनारों पे जमा होने लग गया मटेरियल तो उसको रिवर ट्रेसिस के नाम दे दिया जाता है। फ्लड प्लेन, अगर बाढ़ आई है तो बाढ़ आती है तो अपने साथ में काफी मलबा लेके आती है, ठीक है, और बाढ़ जाने के बाद में वहां पे वो मलबा जमा हो जाता है, जिसको फ्लड प्लेन्स लैंडफॉर्म्स का नाम दिया गया है। लास्ट में आ रहा है हमारा डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब नदी चलती आती है तो लास्ट में वो समुद्र में मिलती है, समुद्र में मिलने से पहले उसकी गति बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण वो किनारे के ऊपर डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है, जिनको डेल्टा का नाम दिया गया है, ठीक है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा नदी के किनारे है, वो एक फेलुवियल डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स ही है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंडफॉर्म्स है। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने जाना मेनली फेलुवियल इरोजन लैंडफॉर्म्स के बारे में, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। प्रोसेस मेनली हमने 3 टाइप की पढ़ी, इरोजनल प्रोसेस, ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस एंड डिपोजिशनल प्रोसेस, ठीक है। साथ ही हमने जाना कि कौन कौन से टाइप के लैंडफॉर्म्स बनते हैं इसमें। तो यहाँ पे चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीट, ऐसा करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।